Hello student, I am Uttam Pandey. Dear students, in my previous video we had discussed about preparation of colloidal solution, and in this video we will discuss about properties of colloidal solution. Dear student, the property of colloidal solution are as first is physical property, second is mechanical property, third is optical property, next is colligative property, and charge and collides etc. Charge and collides, color of colloidal solution, then there is firstly we will talk about physical property of solution. Then जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं colloidal सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी किसकी बात की जाती है? होमोजेनियस या हेटेरोजेनिटी की। तो याद रखो बच्चों, जो colloidal सॉल्यूशन होता है ये आपका क्या होता है? हेटेरोजेनिटी। ये हेटेरोजेनियस सब्सटेंस है, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है। सेकंड, इसकी बच्चों हम फिल्टरेबिलिटी की चर्चा करेंगे, फिल्टरेबिलिटी की डिस्कशन करेंगे। तो colloidal solutions can easily pass through from filter paper but they cannot pass through from semi permeable membrane। ये colloidal solution जो होते हैं बच्चों, इनकी फिल्टरेबिलिटी जो होती है ये आपका फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते, क्योंकि फिल्टर पेपर की जो पोर्स की साइज होती है वो इनकी साइज से बड़ी होती है और ये उसको इजीली पास कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इनकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना। इसके बाद बच्चों स्टेबिलिटी देख लो। ये भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। colloidal solutions are quite stable। जो colloidal solution होते हैं वो ठीक ठाक अमाउंट में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी colloidal solution कुछ देर रखने पर, ज़्यादा देर रखने पर क्या जाती है? सेटलिंग डाउन उसमें फाइंड आउट होती है, अदरवाइज क्या होते हैं आपके? स्टेबल होते हैं। अगला, इनकी विजिबिलिटी की डिस्कशन कर लीजिए। विजिबिलिटी क्या होती है? Dear students, the particle of colloidal solutions cannot be seen by naked eye। ये naked eye से नहीं देखे जा सकते, यहाँ तक कि जो स्पेशल माइक्रोस्कोप से उनसे भी ये नहीं देखे जा सकते। तो ये सब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। पहला आपका हेटेरोजेनियस प्रॉपर्टी, तो ये हेटेरोजेनियस प्रॉपर्टी होते हैं। दूसरा इनकी फिल्टरेबिलिटी। तो फिल्टरेबिलिटी क्या होती है इनकी जो फिल्टरेबिलिटी होती है बच्चों, वो फिल्टर पेपर से तो पास थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते। इसके बाद स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है? क्वाइट स्टेबल है। colloidal solutions are quite stable। हाँ, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भले होते हैं जो कुछ ज़्यादा देर रखने पर
क्या होता है, उनमें सेटलिंग डाउन स्टार्ट होती है। विजिबिलिटी की जब हम डिस्कशन करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई एज वेल एज बाय स्पेशल माइक्रोस्कोप्स। तो ये हो गया बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टी और ब्राउनियन मोशन। तो बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले पॉलन ग्रेन को लेकर के वाटर में उन्होंने मिक्स किया था और इसको उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के हेल्प से इसको उन्होंने देखा था। तो बच्चों उन्होंने पाया क्या कि जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो क्या होती है, इरेगुलर डायरेक्शन में रैंडम मोशन करती है और इन्हीं मोशन को हम क्या बोलते हैं, आपका ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपका ब्राउनियन मोशन देते हैं और ब्राउनियन मोशन के पीछे इनका जो रीजन होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका कोलाइडल पार्टिकल का रीजन ना होकर के बल्कि आपका इसका जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसका रीजन होता है। होता क्या है, डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, जिसके कारण जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये देखिए ये इनका मीडियम है, मीडियम हमेशा आपको मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल होगा कोलाइडल पार्टिकल, इस पर क्या होगा अनबैलेंस फोर्स लगता रहता है और जब इस पर अनबैलेंस फोर्स लगता रहता है तभी क्या होता है ना, ये अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज करता रहता है। ठीक है, तो जो कोलाइडल प्रॉपर्टी है और कोलाइडल सॉल्यूशन की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, कोलाइडल पार्टिकल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो ड्यू टू मीडियम होती है, नॉट ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स होती है। ठीक है, ये कोलाइडल मीडियम का जो प्रॉपर्टी ये तो पहले डिस्कस हो चुका है यहाँ पर, ये इनकी जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके, उनमें आपका इस टाइप का मोशन पाया जाता है। ठीक है, तो उसके मोशन के कारण ये कोलाइडल पार्टिकल की मोशन पाई जाती है, जिसे हम ब्राउनियन मोशन कह रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो ब्राउनियन मोशन है बच्चों ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। ये कोलाइडल पार्टिकल की ब्राउनियन मोशन जो है वो आपको कोलाइडल पार्टिकल के नेचर पर नहीं डिपेंड करता बल्कि इसकी साइज पर डिपेंड करता है और साथ साथ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। बच्चों इसकी साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा आपका, उतना ही ज़्यादा इसको रिटार्ड होगा, ये रिटार्ड होगा, उतना ज़्यादा इसको मूव करने में डिफिकल्टी आएगी, तो इसका मोशन भी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की जो हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले जैसे ये आपका टिंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये आपका ऑब्जर्वेशन किया हुआ था, उन्होंने इनकी टाइमिंग थी आपकी 1869। देखो बच्चों होगा क्या, जैसे ये आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन, एक आपका ये बीकर, एक आपका ये बीकर, ठीक, इन दोनों बीकर्स में बच्चों आपको करना क्या है, एक में आप ट्रू सॉल्यूशन रख दीजिए, मान लेते हैं शुगर सिरप हमने रखा हुआ है और दूसरे में हमने रखा हुआ है मिल्क का वाटर के साथ कंपोजिशन ये सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में जब इसके एक साइड से आप बच्चों टॉर्च को जलाओगे या कन्वर्जिंग बीम को आप लेकर जाइए, होगा क्या, इस टाइप से ये गया, चाहे ऐसे या कभी कभी आपको बुक में ऐसे भी शो करा सकता है, यहाँ से कोई लेंस लगा करके इस टाइप से शो कराए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको लैटरली हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ से आपको लाइट डालना है इसमें और ऊपर से आपको वर्टिकली ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों जब ट्रू सॉल्यूशन में हम ये पास कराते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन में इन लाइट का पाथ हमें दिखाई नहीं पड़ता और कोलाइडल सॉल्यूशन में ये पाथ हमें अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, आपका डार्कनेस मिलती है, यहाँ पे हमें इसका पाथ नहीं दिखाई पड़ता ऊपर देखने पर, जब हम शुगर वाटर के सॉल्यूशन की डिस्कशन करें और जब हम इसमें इसी चीज को हम क्या करें मिल्क और वाटर में यदि हम देखें तो हमें क्या होगा, यहाँ पे इसमें पार्टिकल्स ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो ग्लोइंग होती है पार्टिकल की
सॉल्यूशन की, ये इफेक्ट है और ये इफेक्ट कौन सा आपका टेंडर इफेक्ट है। ये किस कारण होता है बच्चों, ये यहाँ पे एक टॉपिक है स्कैटरिंग, इसके कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों आपका, इन पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, कोलाइडल जो भी लाइट इस पर क्या होती है इंसिडेंट होती है, उनके डायरेक्शन को ये चेंज करते हैं। जब उनके डायरेक्शन को ये चेंज करते हैं तो हमें क्या होता है, ये ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। ये केवल ऑब्जर्वेशन आप केवल ये जो सेटअप बनाया गया इसमें ही नहीं, आप नॉर्मल केस में जैसे ठंडियों के दिनों में आप यदि आपके डोर से या फिर आपके जो रोशनदान हो वहाँ से आने वाली जो लाइट होती है उसको भी आप ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे आपको ग्लोइंग मिलेगी, कुछ पार्टिकल्स ज़्यादा ग्लो करते हुए देखे जा सकते हैं या मूव करते हुए देखे जा सकते हैं। वो भी क्या है आपका बच्चों, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट एक लाइन में यदि आप डिफिनेशन इसका जानना चाहें तो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइड पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये बच्चों आपके रही ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं। आप सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कॉलिगेटिव दो प्रॉपर्टी फिर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज the property which depend upon the number of particles of solution is known as colligative property। मतलब वो प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की या किसी सबस्टेंस की जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग चार चीजें डिस्कशन किए होंगे बच्चों। सबसे पहला था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था आपका डिफ्यूजन इन मेल्टिंग पॉइंट, फोर्थ आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये बच्चों ये चारों जो ट्रू सॉल्यूशन पर ऑब्जर्व होते हैं साथ साथ ये कोलाइडल सॉल्यूशन पर भी ऑब्जर्व होते हैं। होता क्या है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन में कई पार्टिकल्स मिलकर के एक बड़े पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपने मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में देखा, उसमें क्या होता है, या मिसल्स में देखा, मिसल्स जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन जब होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब वो मतलब कम अमाउंट में रहता है, कम कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो वो ट्रू सॉल्यूशन में रहता है, वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं। लेकिन जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उनमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में कोलाइडल सॉल्यूशन में आने पर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोलाइडल सबस्टेंस के कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे फॉर अ पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट वो क्या होगा, कम होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज जो होंगी वो क्या आएंगे, कम आएंगे। ये है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये भी आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए कम होगा, ट्रू सॉल्यूशंस के लिए ज्यादा होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कम होगा और कोलाइडल सॉल्यूशन में कम होगा और ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। डिफ्यूजन इन मेल्टिंग पॉइंट, कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफ्यूजन कम मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन में कहीं ज्यादा मिलेगा। फिर जब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ भी केस बच्चों यही होगा। तो ये हुआ आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन।
होता क्या है, यहाँ से स्कैटरिंग होती है, तो स्कैटरिंग लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो बताएगी आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन की कलर के बारे में, ठीक है। और ये आपका किस पर डिपेंड करता है, जो वेवलेंथ होगी वो डिपेंड करेगी इस पार्टिकल की साइज पे। पार्टिकल की साइज बढ़ने से आपका वेवलेंथ भी आपको इसका क्या बढ़ेगा, होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। बच्चों जब हम बात करेंगे चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, सारे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स में चार्ज पाया जाता है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज नेचर के होते हैं, और ये मतलब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक फेनोमेना है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपका यूजफुल होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस को बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होता है, एक यू शेप की ट्यूब ली गई बच्चों, एक यू शेप की ट्यूब ली गई, और इस यू शेप की ट्यूब में यहाँ से आप कॉर्क लगा करके यहाँ पे एक प्लेट और एक प्लेट यहाँ पे लगाएंगे, दोनों इंच पर प्लेट्स लगाएंगे और इनके बीच में क्या बना गया आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। जब बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ से हमने क्या दे दिया, आपका करंट दे दिया, बैटरी को सेटअप में लगा दिया, तो होगा क्या, तो यहाँ से देखा क्या गया कि कुछ पार्टिकल्स या तो कैटायन की कैथोड प्लेट की ओर या तो एनोड प्लेट की ओर मूव करते हुए देखे गए। तो ये मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स एनी वन ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हुआ कैसे था, ये मूवमेंट आई कैसे थी, देखो जैसे बिफोर द सेटिंग ऑफ बैटरी ये इस प्रकार से डिस्पर्स थी, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे सेटअप लगा दिया, वैसे क्या है कि ये किसी एक प्लेट पर, चाहे एनोड पर चाहे कैथोड पे, वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होने लगते हैं पार्टिकल्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, आपका चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन आया कैसे है, जो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं। पहला चांस है आपका बाय रबिंग, होगा क्या बच्चों, जैसे लायोफिलिक सॉल्ट्स का आपको बनाना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं दे कैन फॉर्म इजीली बाय इंटरमिक्सिंग और स्लाइटली रबिंग। इसमें क्या होता है, रब करने पे थोड़ा सा मिक्स करने पर क्या हो जाएगा, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। तो होता क्या है, ऐसे केस में हमें रब करना पड़ता है, और जब भी आप रब करते हैं तो क्या, जैसे ये तो प्रिंसिपल था आपका ये चार्ज का, ठीक है। किसी चीज को रब करने पर और उसके बाद देखा गया था कि चार्ज है या नहीं, जैसे ये बाल में कोई चीज रगड़ करके फिर कागज के टुकड़ों को उठाया गया था, ठीक है। ये चार्ज का आपका ओरिजिन पता, चार्ज का जो ओरिजिन है जो बताया गया था पहले इनिशियल केस में बच्चों को बताया जाता, वही केस है। तो यहाँ से आ जाएगा, जब कोई चीज को आप रब करेंगे तो वहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जिसके कारण आपका यहाँ पे कोई पार्टिकल पर, ये किसी भी पार्टिकल पर आपका चार्ज आ सकता है। सेकेंड है आपका ब्रेडिक आर्क मेथड्स। ब्रेडिक आर्क मेथड क्या होता है बच्चों, ब्रेडिक आर्क मेथड जो है प्रिपरेशन करने का एक मेथड था, जिससे थ्रू आप मेटल या मेटल के सल्फाइड का ये कोलाइडल सॉल्ट बनाते थे। तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कराते थे और आर्क जनरेट कराते थे, तो वहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया जा सकता है मेटल पार्टिकल के थ्रू। तो यहाँ पे आपका इस कारण भी बन सकता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ मिसल भी आप जानते हैं कैसे बना हुआ है, वो पहले तो इलेक्ट्रोलाइट ही है, उसके बाद जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तब ना वहाँ पे क्या हो जाती है, एक्यूमुलेशन होती है और मिसल फॉर्म होता है, ठीक है। वो भी आपका चार्ज पार्टिकल है। और इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। बच्चों प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब दोज आयंस व्हिच हैव कॉमन टू देम। जो उनमें कॉमन होता है उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उनमें होती है, यही होता है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। इसके कारण ये क्या होता है आपका, उनमें चार्ज आ सकते हैं।
तब बनेगा क्या आपका AgNO3 प्लस KI AgI प्लस KNO3। ठीक बच्चों, और जैसे ही सारे सिल्वर नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे वैसे क्या होगा, जैसे 2-4 फिर आप KI का डालेंगे तो अब पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन आयन को ये क्या करने लगेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और आयोडीन आयन को जब एब्जॉर्ब करेगा तब ये चारों ओर आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से इसके ये आपका आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब किया तो ये पार्टिकल किस नेचर का हो गया आपका, नेगेटिव। और पोटेशियम आयोडाइड जब आपने डाला था तो इसको लेने आयोडाइड इसको हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम आयन इसको धीरे देंगे। जब पोटेशियम आयन इसको धीरे देंगे तो यहाँ से 2 लेयर बनी है, एक लेयर आपकी एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है, ये तो ये फिक्स लेयर होगी, और एक जो हो गया इसके चारों ओर इसको काउंटर देने के लिए पोटेशियम आयन है तो ये आपका सेकंड लेयर, ये मोबाइल लेयर है। इन दोनों को के बीच में जो एक पोटेंशियल जनरेट हो रही है नेगेटिव या पॉजिटिव, इसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बच्चों, जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका, और इसे हम ये आपका बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसे बोला जाता है। इसी प्रकार से केवल ये ऐसे नहीं बल्कि हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड में जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो भी यही केस होगा। ठीक है, तो वहां से जो बना AgI है उसमें आप मान लीजिए AgNO3 की मात्रा को स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे मिला रहे हैं, तब ये क्या करेगा, Ag कैटायन को एब्जॉर्ब करेगा। जब Ag कैटायन को एब्जॉर्ब करेगा तो पूरे इस पर क्या हो जाएगा, Ag कैटायन हो जाएंगे और ये पॉजिटिव कोलाइड की तरफ रिएक्ट करेगा, और इसका जो सेकंड लेयर होगा वो नाइट्रेट आयन का होगा। तो ये है आपका बच्चों डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन के कारण इस पर क्या आया है आपका, चार्ज आया। ये थे आपके ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल सब्सटेंस, सॉरी। अब इसके बाद आपका बच्चों फिर हम बात करेंगे अगली टॉपिक कोएगुलेशन। बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे अक्सर पूछा जाता है। कोएगुलेशन क्या है, चाहे आप कोएगुलेशन की डिस्कशन करें, चाहे आप फ्लोकुलेशन की डिस्कशन करें, और चाहे आप इसे प्रेसिपिटेशन भी नाम दे सकते हैं। अभी जस्ट आपको मैंने पढ़ाया बच्चों कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं सब में क्या होता है, चार्ज होता है, और जब सब में चार्ज होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई अपोजिट आयन से जिसमें दे दूं तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जैसे ही न्यूट्रलाइज होंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, इनमें सेटलिंग डाउन पाई जाएगी। होता क्या है बच्चों, जैसे लायोफोबिक सॉल्ट्स स्टेबल क्यों होते हैं वो देख लीजिए। लायोफोबिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे ये अभी आपको पढ़ाया गया कि ये 2 टाइप हो रहे थे AgI, 2 टाइप के, एक पॉजिटिव कोलाइड बन रहा था, एक नेगेटिव कोलाइड बन रहा था। मान लेते हैं हमने पॉजिटिव कोलाइड ये लिया होगा, तो पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव कोलाइड्स होंगे सब क्या होंगे, एक दूसरे से जैसे क्या होगा, रिपल्सन होगा तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे तो दूर भागेंगे, जैसे दूर भागेंगे तो क्या हो जाएगा, इनमें एक्युमुलेशन नहीं होगा, एक्युमुलेशन नहीं होगा तो सेटलिंग डाउन नहीं होती है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है आपका, ये लायोफोबिक सॉल्ट आपका किसी सॉल्यूशन में ज्यादा देर तक स्टेबल रहते हैं। ठीक है, अब इनका कोएगुलेशन कराना है, जैसे मान लेते हैं कि पॉजिटिव कोलाइड्स है तो आप यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिला दीजिए, पॉजिटिव कोलाइड है, आप कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में से कोई नेगेटिव NaCl मैंने मिलाया, ठीक है, मैंने NaCl मिलाया तो क्लोराइड आयन को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, और जैसे ही न्यूट्रल हो जाएंगे तो इनमें जो रिपल्सन का फोर्स है वो खत्म हो जाएगा। जब रिपल्सन का फोर्स खत्म हो जाएगा तो ये नीचे सेटल हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका, प्रेसिपिटेशन हो गया। इसी प्रेसिपिटेशन को हम कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, द सेटलिंग डाउन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोएगुलेशन। जो ये कोलाइडल पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या हो जाना, प्रेसिपिटेशन हो जाना, कब, जब हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं।
ठीक है बच्चों, जैसे आप ब्लड में यदि आप फिटकरी को मिलाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। और वही केस है हमारा ये जो ब्लीडिंग हो रही थी उसके, जैसे हमारा समझ लीजिए बच्चों ये हमारा नर्व्स है, ठीक है, नर्व्स है, ये हमारी नसें हैं, यहाँ से ब्लड यहाँ से हमारा फ्लो कर रहा है, किसी कारण कैसे ब्लड करके यहाँ से टूट गई, कट गई, ठीक, जैसे ही कटेगी बच्चों तो यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसे तुरंत रोकना चाहते हैं तो हम यहाँ से फिटकरी को लाएं, एलम को लाएं। एलम क्या होता है आपका, एलम में एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस होता है, ठीक, ये क्या होगा, यहाँ से निकलते हुए ब्लड हीमोग्लोबिन जो आपका होता है बच्चों, ये आप जान लीजिए कि आपका निगेटिव क्लोराइड होता है। तुरंत एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, मिल करके कोएगुलेट हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी क्लॉटिंग हो जाएगी। जैसे क्लॉटिंग हो जाएगी तो ये क्लॉटिंग इसकी स्पेस को कवर कर लेगा, इसकी स्पेस को कवर कर लेगा तो यहाँ से आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन के बाद हम बात करें फ्लो, ये कोएगुलेशन वैल्यू की। तो बच्चों कोएगुलेशन वैल्यू क्या होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपका कितने अमाउंट में डालने पर कोएगुलेशन से पूरी तरह से कोएगुलेशन कर दे, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का पूरी तरह से कोएगुलेशन कर दे, उसकी हम क्या बोलेंगे, उसका कोएगुलेशन वैल्यू कहेंगे। बच्चों जैसा हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सोडियम कैटायन की और पोटेशियम कैटायन की। सोडियम कैटायन में क्या होता है बच्चों, कोएगुलेशन वैल्यू होती है 5.1 होती है, इसकी 4.9 होती है। इसका मतलब क्या है, इसका 5.1 मिलीग्राम यूज होगा 1 लीटर नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। और इसकी जब हम बात करें तो यहाँ पे 4.9 है तो इसका भी यूज क्या होगा आपका, इसका 4.9 ग्राम यूज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ये मिनिमम वैल्यू इसकी है, इसका तो 4.9 ग्राम में लेने पर 1 लीटर कोएगुलेट हो जाएगा, ये 5.1। तो इसका मतलब क्या है, इसकी कोएगुलेशन वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका कोएगुलेशन पावर उतना ही क्या होगा, कम होगा, और जिसकी कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी उसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगा। अगला है बच्चों इसके बाद आपकी टॉपिक में हार्डी-क्रूजर रूल। बच्चों हार्डी-क्रूजर रूल, हार्डी-क्रूजर 2 अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन में ये इसका ऑब्जर्वेशन देखा, मतलब ऑब्जर्व किया उनके कोएगुलेशन पर, और उन्होंने पाया क्या, पहला पॉइंट उन्होंने ये पाया कि हमेशा अपोजिट चार्ज ही क्या होते हैं, जिस कोलाइडल पार्टिकल्स की हम बात करें उसके अपोजिट चार्ज वाला आयन से किसी इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, कोएगुलेशन कराएगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, कोएगुलेटिंग आयन। जैसे कि जस्ट मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन, ये ब्लड के लिए, तो ब्लड जो निगेटिव कोलाइड्स है उस निगेटिव कोलाइड को कौन कोएगुलेट कर रहा था, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस। तो फिटकरी का एलम का एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस आपका क्या हो गया, कोएगुलेटिंग आयन हो गया। तो इनका ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि जो पार्टिकल, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उनमें उनके लिए मतलब अपोजिट चार्ज के लिए कोएगुलेटिव आयंस जो होते हैं उनमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा, कोएगुलेटिव आयंस हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ चार्ज हैव ग्रेटर कोएगुलेटिव पावर। जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा चार्ज होगी उसकी कोएगुलेटिव पावर भी उतनी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस की, तो एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस हमारा क्या होगा, इसकी कोएगुलेटिव कैपेसिटी ज्यादा होगी Mg डबल प्लस से, और Mg डबल प्लस की ज्यादा होगी सोडियम सिंगल प्लस से। ये हो गया आपका। सेकेंड है आपका स्मॉलर कैटायंस जो होते हैं वो आपका ज्यादा कोएगुलेट करते हैं इन कंपेयर द लार्जर कैटायन, मतलब
टोटल हम यदि बात करें तो बच्चों जिसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें कोएगुलेटिव पावर जो होगी वो क्या होगी उतनी ही स्ट्रांग होगी। ये मेन रीजन है आपका हार्डी-सूज़ रूल का। पहला कि उनमें काउंट ये अपोजिट आयन से कोएगुलेट करते हैं वो क्या होते हैं आपके ये कोएगुलेटिव आयंस बोले जाते हैं। और दूसरा इन दोनों को मिला दो साइज और ये नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज को मिला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को मिला दो तो हम क्या बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें कोएगुलेटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यही है आपकी हार्डी-सूज़ रूल। फिर लास्ट पॉइंट है बच्चों आपका ये गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर से पहले हम डिस्कशन करेंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट के बारे में। लायोफिलिक और लायोफोबिक का कंपैरिजन कराएंगे बच्चों। लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या होता है कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं आयंस होते हैं। क्या होते हैं आपके आयंस होते हैं और आयन के बीच में आपका जब क्या आयंस के बीच में जो रिपल्सन होता है कॉन्टिन्यूसली जिसके कारण ये क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लायोफिलिक की तो इनमें दो केस होते हैं इनकी स्टेबिलिटी के लिए। पहला तो इनमें आयंस भी होता है लायोफोबिक की तरह। दूसरा क्या होता है इनका गुड अट्रैक्शन होता है मतलब हाइड्रेशन होता है लिक्वेशन आप बोल सकते हैं हाइड्रेशन होता है इसमें। एक साल्वेशन क्या बोल सकते हैं हम साल्वेशन मतलब सॉल्वेंट के साथ जो पार्टिकल है वो गुड इंटरेक्शन में रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है इसको यदि मुझे कोएगुलेट कराना है तो केवल अपोजिट आयन दे दें तो कोएगुलेट हो जाएगा। लेकिन इसको यदि मुझे कोएगुलेट कराना है तो हमें आयंस भी देना होगा साथ साथ सॉल्यूशन जिसमें बना हुआ है मतलब डिस्पर्जन मीडियम को भी रिमूव करना होगा। तो इसलिए इसका कोएगुलेशन इसके कंपेयर में टफ होता है। ठीक और इसमें तो केवल आयन साथ देकर के अपोजिट आयन देकर के कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंपैरिजन के बाद प्रोटेक्टिंग एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड एंड गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिंग एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन एंड गोल्ड नंबर। तो बच्चों जब हम इनकी बात करते हैं प्रोटेक्टिंग एक्शन में तो होता क्या है बच्चों जैसे ही देखो हम किसी लायोफोबिक सॉल्ट की बात करें किसकी बात करें लायोफोबिक सॉल्ट की। तो लायोफोबिक सॉल्ट में बच्चों जब हम स्मॉल अमाउंट में मिक्स कर देते हैं लायोफिलिक सॉल्ट लायोफोबिक सॉल्ट में यदि स्मॉल अमाउंट में लायोफिलिक सॉल्ट को ऐड करा दिया जाए बच्चों तो फिर बाकी इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह हो गया इसको डालेंगे तो उतनी जल्दी प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा जितनी जल्दी बिना लायोफिलिक सॉल्ट के मिल रहा था। ठीक है आपको मैंने बताया लायोफोबिक सॉल्ट क्या होता है केवल आयंस होता है इनमें आयन अपोजिट आयन डालोगे तुरंत क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका प्रेसिपिटेशन जैसे मान लेते हैं यक्स मिलीग्राम से इसका प्रेसिपिटेशन इजीली हो जा रहा था। ठीक अब लायोफिलिक सॉल्ट को यदि हम मिला दें तो यक्स ग्राम से इजीली नहीं होगा। ठीक है यदि यक्स मिनिमम अमाउंट है तो मिनिमम अमाउंट से इसका लायोफिलिक का सॉल्यूशन का आपका हो जाता है कोएगुलेशन। लेकिन जब हम लायोफिलिक सॉल्ट को मिला देंगे तो कोएगुलेशन रुक जाएगा। तो प्रोटेक्शन एक्शन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट क्या होता है जो लायोफोबिक सॉल्ट may be protected by लायोफिलिक सॉल्ट बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है तो यही आपका यही प्रोटेक्शन क्या हो गया यही क्या हो गया प्रोटेक्टिंग एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट। तो यहाँ पे बच्चों होता क्या है इस जो लायोफिलिक सॉल्ट हम बोलते हैं इसे प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे प्रोटेक्शन करवा रहा है। ठीक है और एक चीज और बच्चों यहाँ पे ये जो लायोफिलिक सॉल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन तो हो गया आपका। ठीक है हाँ ये प्रोटेक्टिव कोलाइड बोले जाते हैं। एक चीज हाँ इसकी स्टेबिलिटी ये कैसे
बाद क्या होता है, जब हमें इलेक्ट्रोलाइट आता है तो उतनी इजीली ये कोएगुलेट नहीं होता। लेकिन बच्चों ये प्रोसेस पूरी तरह से सही नहीं है, मतलब ये हाइपोथेसिस पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों की साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इनकी रेंज जो होती है अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। तो इस प्रकार से किसी एक पार्टिकल को इतने ज्यादा अमाउंट में कितना घेर सकते हैं, तो ये थ्योरी आपका रॉन्ग प्रूफ हुई है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। इसके बाद लायोफोबिक सॉल्ट, प्रोटेक्शन एक्शन ऑफ लायोफिलिक टू लायोफोबिक सॉल्ट। इसके बाद फाइनल है आपका बच्चों गोल्ड नंबर। हमारा जो गोल्ड नंबर है उसको देख लीजिए, तो ये टॉपिक आप आज का आपका खत्म हो जाएगा। गोल्ड नंबर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ले लीजिए 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट। यहां पे हमारा क्या लिया गया बच्चों, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट लिया गया है। ठीक, और यहां पे आप कहीं बना लीजिए 10% NaCl। ठीक है बच्चों, 10% NaCl मतलब 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो वो क्या होता है आपका 10% सोडियम क्लोराइड। और इसका 10 ml आप ले लीजिए स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट। स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट जो बना है उसका 10 ml ले लीजिए। ठीक, अब बच्चों जैसे हम इसमें से 1 ml इसमें मिलाएंगे, केवल कितना मिलाना है, 1 ml। 1 ml मिलाने पर ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। ठीक, ये लायोफोबिक सॉल्ट है, थोड़ा सा अमाउंट मिलाने पर क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो ये लायोफोबिक सॉल्ट है इसको प्रोटेक्ट कराया जा सकता है, और किससे कराया जा सकता है, लायोफिलिक सॉल्ट से। अब देखो ये आप मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अभी मत मिलाइए। अब लायोफिलिक की मिनिमम अमाउंट को इसमें मिलाए, फिर उसके बाद इस 1 ml को मिलाए, वो तो जाना चाहिए था, लेकिन इसके कारण प्रेसिपिटेशन नहीं होता, रुक जाता है। ठीक है, तो लायोफिलिक सॉल्ट की वो अमाउंट जो इस 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन 1 ml 10% NaCl के 1 ml से रोक देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट का गोल्ड नंबर। ठीक है, द मिनिमम मास ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड का मिनिमम मास, द मिनिमम मास ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड in milligram which must be added to 10 ml of standard gold salt. The minimum amount of protective collide in milligram which must be added to 10 ml of standard gold salt so that no coagulation takes place by 1 ml of 10% sodium chloride. That is, the gold number of protective chloride is the number of milligram of that lyophilic salt which must be added in 10 ml of standard gold salt by which the coagulation restricted by 1 ml of 10% sodium chloride. 10% sodium chloride 1 ml से 10 ml गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन रोक दे, वह अमाउंट लायोफिलिक सॉल्ट का क्या बोला जाएगा, आपका गोल्ड नंबर बोला जाएगा। तो गोल्ड नंबर में जैसे हम बात करें बच्चों, सबसे पहले जिलेटिन की, तो जिलेटिन आपका 0.015 ये गोल्ड नंबर होता है, 0.05 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 10 ml गोल्ड सॉल्ट में 0.05 मिलीग्राम जिलेटिन को मिला दूंगा तो वो 10% NaCl के 1 ml से प्रेसिपिटेशन को रोक देगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसकी होती है वैल्यू स्टार्च के लिए, स्टार्च में होती है 25। इसका मतलब क्या है, इस 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मुझे 25 मिलीग्राम यदि हम मिला दें तो हमें 10% सोडियम क्लोराइड से 1 ml का प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा। ये है आपका गोल्ड नंबर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।